करते हैं क्लास को अपनी। तो यहाँ पर हमने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था, कुछ बेसिक्स मैंने बताए थे, अगर किसी ने क्लास मिस कर दी हो तो फिर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। वी वर लर्निंग अबाउट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउन हम लोग यूज करते हैं। ट्राई टू कीप योरसेल्फ म्यूटेड सो दैट इन बिटवीन जब मैं पढ़ा रही हूँ तो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। अदरवाइज पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्बेंस होता है तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है और जो पढ़ रहे हैं उनको भी दिक्कत होती है, ठीक है। और तुम लोग को एक बात मेरे को बताओ ये चीज कि जब भी तुम लोग क्लास अटेंड करने बैठते हो तो तुम लोग का इतना बैकग्राउंड में आवाज आता कहाँ है? तुम लोग चिल्लाना क्यों शुरू कर देते? इतना दिमाग नहीं है कि जब तुम लोग क्लास अटेंड करने बैठे हो तो शांति से लॉग इन कर लो। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो 2 मिनट रुक जाने बोलो उसको पहले। जैसे ही यहाँ पर 3-4 बच्चे कुछ ऐसे हैं, स्पेसिफिकली तुम्हारे क्लास में तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे हैं, बाकी क्लासेस में भी होता है ऐसे। क्लास तुम्हारे क्लास में मैंने 2-3 बार देखा है, जब भी लॉग इन करोगे, जैसे ही लॉग इन करोगे वैसे ही चिल्लाने की आवाज आ जाती है। तो इतना आपको दिमाग होना चाहिए कि जब आप लॉग इन कर रहे हो क्लास में पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज कम रखिए, ठीक है। एक बार म्यूट हो जाए उसके बाद आप किसी को भी रिप्लाई कर दो, मम्मी पापा जो भी आपसे बात कर रहे हैं उनको बोल दीजिए कि 2 मिनट रुक जाइए, लॉग इन करने दीजिए, फिर बात कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हैबिट आप लोग अपनी चेंज करिए, ठीक है। ओके मैम। आप लोग को शायद उतना पता चलता है कि नहीं पता चलता है, लेकिन मैं यहाँ हेडफोन पहन के बैठी रहती हूँ, एकदम से जो आवाज आती है ना, मेरे को लग रहा है कुछ दिन में मैं बहरी हो जाऊंगी, इतना तुम लोग का आवाज से प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी दर्द होने लगता है कान में। ये सब जो सबके साथ होता है मैम। सबके एग्जैक्टली सबके साथ होता है। यहाँ पे जो भी लॉग इन करता है आप लोग तुरंत यहाँ से लॉग इन करके वहां से चिल्लाने की आवाज आ रही है, कितना अनप्रोफेशनल लगता है ये, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना है। ट्राई करिए कि जब भी आप क्लास करने बैठ रहे हैं थोड़ा सा अपना माहौल बना के पढ़ने का माहौल बनाइए, नहीं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन जो है वो बहुत ज्यादा फ्लिकर करने ही लगा है। मेरे पास तो ऑप्शन है म्यूट करने का, मैं तो म्यूट करके बैठा दूंगी आप लोग को, लेकिन फिर वही आप लोग क्लास में फिर मन नहीं लगता है, अनम्यूट आप लोग नहीं कर पाते हो खुद को, फिर उसके बाद बोलने लगो कि मैम बोलना नहीं बन रहा है, हम लोग को पढ़ने नहीं बन रहा है। वो ऑप्शन मेरे पास है बिल्कुल कि मैं कोई पार्टिसिपेंट को म्यूट कर सकती हूँ। आप लोग जैसे ही यहाँ पर एंटर करोगे वैसे ही म्यूट हो जाओगे अपने आप, ठीक है। लेकिन ये चीज अच्छा नहीं लगता है, क्लास में इंटरेक्टिव होना जरूरी है, ठीक है। ये चीज ऐसी नहीं है कि आप शांति से बैठ के बस सुने जा रहे हैं और बस समझ जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस हियर। प्रोनाउन को मैंने जैसे बताया था, प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो हम लोग नाउन की जगह यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर रवि के बारे में बोल रही हूँ तो रवि इज अ स्टूडेंट, रवि इज गुड इन इंग्लिश, रवि इज गुड इन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर हर बार हर सेंटेंस में आपका रवि 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 आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस बार बार रिपीट ना कर पाए हम लोग, ना करना पड़े हम लोगों को, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे कि रवि के लिए अगर मैं यूज कर रही हूँ तो रवि जो है ना तो मेरी बात सुन रहा है ना ही मैं रवि हूँ, तो यहाँ पर रवि जो है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के लिए हम ये सारे वर्ड यूज करते हैं सब्जेक्टिव में, यानी कि सब्जेक्ट की जगह लग रहे हैं। तो रवि अगर अच्छा स्टूडेंट है या फिर रवि जो है वो इंग्लिश में अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका सब्जेक्ट के बारे में, मतलब रवि जो कर रहा है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट रवि के बारे में बात कर रही हूँ, तो रवि की जगह जब मैं प्रोनाउन लगाऊंगी तब मैं ही लगाऊंगी। रवि इज अ स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, रवि ही इज गुड इन इंग्लिश, ही इज गुड इन कम्युनिकेशन। इस तरह हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा। और ये हमारे प्रोनाउंस होते हैं जो कि हम नाउन की जगह लगाते हैं या नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाते हैं। अंडरस्टूड? पर्सनल प्रोनाउंस बताया हुआ है, फिर भी एक बार रिवाइज कर जाती हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं जो पर्सनली यानी कि उस नाम की जगह, जो रवि है उस नाम की जगह जो मैंने लगाया प्रोनाउंस, उसको पर्सनली ये इंडिकेट कर रहा है, तो उस चीज को हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह यानी कि वो जो काम कर रहा है उसकी जगह लगाना है तो ये सारे वर्ड यूज करना है। अगर जिसपे काम का असर पड़ रहा है, ठीक है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तुम लोग सीख रहे हो, तो मेरे काम करने पे यानी कि मेरे पढ़ाने से आप पे असर पड़ रहा है, तो आप लोग सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है।
तो ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट के लिए ये सारे वर्ड्स यूज करोगे, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेशन का मतलब होता है जो आपको बिलोंग करता है या जो आपकी चीज है, ठीक है। जो आपका जैसे पोजेसिव हो जाता है माई फैमिली, ठीक है, माई बुक, ठीक है, माई क्लास, ठीक है, माई प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें जहां पर आप पोजेशन बता रहे हो किसका है तो वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन से बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। अगेन यहाँ पर दो इंडिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, दो इंडिकेशन मतलब ये सारे जो वर्ड है, लेट मी डू दिस, ये सारे जो वर्ड है जो इस तरफ लिखे हुए हैं ये सारे वर्ड यूज होते हैं जब आप सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि जो जैसे माई बुक, माई फैमिली लिख रही हूँ तो फैमिली और बुक आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है जिसके लिए मैं पोजेशन बता रही हूँ कि वो किसका है, ठीक है। तो जब उससे पहले आएगा वर्ड मेरा, उससे पहले आएगा तो मैं यहाँ पर मैं ये सारे वर्ड यूज करूंगी, ठीक है। माई फैमिली, माई बुक, योर होम। तो इस तरह हम लोग जिसका है उसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए जब पहले लगा रहे हैं, पोजेशन से पहले लगा रहे हैं तो हम ये सारे वर्ड यूज करेंगे। जब पोजेशन के बाद लगा रहे हैं जैसे दिस बुक इज माइन, दिस फैमिली इज माइन, ठीक है, दिस फैमिली इज योर्स, दिस क्लास इज योर्स। तो यहाँ पर जब हम सब्जेक्ट की जगह यानी कि जो नाउन है, जो कॉमन नाउन है जिसका हम रिलेशन बता रहे हैं उसकी जगह जब हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसकी जगह जब भी हम लगाएंगे पोजेशन उसके बाद जब लगा रहे हैं तो सब्जेक्ट की जगह लगा रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड जो हैं आपके, ये सारे वर्ड आप ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह ये सारे वर्ड लगाएंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का आपका स्ट्रक्चर होता है, कीप योरसेल्फ म्यूटेड प्लीज, देयर शुड बी नो नॉइज फ्रॉम योर साइड। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू कि जब भी ज्वाइन कर रहे हो प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। एंड आई कैन स्टिल सी देयर आर फ्यू स्टूडेंट जिनका डिस्प्ले नेम में यहाँ पर रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो अभी जाकर चेंज कर लो, ठीक है। यस, तो एज आई वाज टेलिंग यहाँ पर आपका सब्जेक्ट की जगह यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर होता है। प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। मैम मैम आपका स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है। स्क्रीन क्लिक कर रहा है मैम। बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है, Yes, बहुत ज्यादा ब्लिंक और साउंड भी ब्लिंक कर रहा मैम है। बहुत फास्ट में। है। तो गिव मी अ मिनट, यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ फिर बताती हूँ। दूसरे डिवाइस से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तब तक एक मिनट रुक जाइए। कीप योरसेल्फ म्यूटेड। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू? जितने बच्चे ज्वाइन करते हैं सबका वही हाल है, ज्वाइन करते करते हल्ला करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, कैसे क्लास करते हो तुम लोग इतना हल्ला में। यस, तो एज आई वाज टेलिंग पोजेसिव प्रोनाउन जो होगा, पोजेसिव प्रोनाउन से पहले जो लगेंगे, ठीक है, अगर मुझे कोई कॉमन नाउन है जिसके बारे में मुझे पोजेशन बताना है तो उससे पहले जब आपका प्रोनाउन लगेगा यानी कि सब्जेक्ट की तरह वर्ब से पहले लग रहा है, कॉमन नाउन है उससे पहले लग रहा है, तो वहां पर आपका वो सारे वर्ड्स यूज होंगे। माई यूज होगा, आर यूज होगा, योर यूज होगा, इज यूज होगा, हर यूज होगा, इट्स यूज होगा, ठीक है, देयर यूज होगा। जो एस वाले हैं या फिर माइन हो गया, ठीक है, माइन हो गया, आर्स हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया, हिज हो गया, ये सारे आपके सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह लगेंगे, यानी जो कॉमन नाउन है उसके बाद लगेंगे। दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस होगा। लेट मी राइट द सेंटेंस हियर दैट दिस इज माय बुक
तो यहाँ पर माई वाला जो है, माई हो गया, हिज बुक हो गया, हर बुक हो गया, योर बुक हो गया, देयर बुक हो गया। तो यहाँ पर बुक से पहले जो आ रहा है वो आपका एज अ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट, मतलब सब्जेक्ट की तरह वहां पर सब्जेक्ट की जगह लगा रहे हो। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट ही हो, लेकिन बुक से पहले लग रहा है, इसका मतलब उसे एज अ सब्जेक्ट हम ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह समझ लो कि उसे हम प्लेस दे रहे हैं, बस जगह दे रहे हैं बैठने का सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पर बुक से पहले जब आएगा तब आपको यहाँ पर माई, योर, आर, हिज, हर, देयर, इट्स लगाना है। जब उसके बाद लगेगा तब आपका लगेगा दिस बुक इज माइन। ठीक है, जब इसके बाद लगेगा तब माइन लगेगा, आर्स लगेगा, वन समझने में 2-3 हूँ, दे देते हैं। यस, तो यहाँ पर माइन लगेगा, आर्स लगेगा, देयर्स लगेगा, हर्स लगेगा, हिज जो है वो दोनों ही केस में, हिज और इट्स जो होता है, योर्स लगेगा। हिज और इट्स जो होता है, ये दोनों जो होता है, दोनों ही केस में अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊं कि दिस इज हिज बुक, या फिर दिस बुक इज हिज, ये दोनों ही सेंटेंस में हिज ही रहेगा। ठीक है, इट्स जो है, इट्स भी ऐसा ही रहेगा। इट्स का आपका रह जाएगा कि let me give you an example of it. इसका सेंटेंस थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस हो जाएगा इट्स का आपका। ठीक है, इट्स टेल इज ब्लैक। तो यहाँ पर आपका इट्स जो होता है, देखो यहाँ पर फिर से बता दे रही हूँ, पिछली क्लास में भी बताया हुआ है, फिर भी एक बार बता दे रही हूँ कि इट्स जो रहता है यहाँ पर इस तरह का, यहाँ पर अगर इस तरह से इट्स लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इट्स ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पोजेसिव, जैसे हर्स हो गया, योर्स हो गया, तो वो मतलब होता है इट्स का। अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, इट इज। तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंस होता है, तो इसकी जगह कभी भी ये ऊपर वाले की जगह नीचे वाला कभी मत लगाना। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस वाला जो होता है दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट इज, तो वहां पर वो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं रह जाता है, तो उसकी जगह कभी भी ये वाला मत लगाना। ठीक है, आई होप देयर इज नो डाउट, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, तो ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन वाला। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, परछाई दिखाना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब वो वर्ड या फिर वो प्रोनाउन जो आपका नाउन या फिर जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके ऊपर परछाई दिखा रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर बेसिकली ये सारे वर्ड स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो आप पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं। डिफरेंस बताया ना बच्चे, वही तो बताया मैंने। इट जो है दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन, ये वाला जो इट्स है इसका मतलब होता है पोजेसिव प्रोनाउन। अपोस्ट्रोफी एस वाला का मतलब होता है इट इज। ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, इट इज पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। इट आपका पर्सनल प्रोनाउन है, इज आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है इट अपोस्ट्रोफी एस। इट जो है वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन है,
जो आप ऑब्जेक्ट के लिए या उस लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं जिसका जेंडर आप नहीं स्पेसिफाई कर रहे हो, जैसे डॉग हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट हो, जैसे चेयर हो गया, ठीक है, द चेयर इज वूबली, इट्स लेग इज ब्रोकन, ठीक है। जो चेयर है वो हिल रहा है क्योंकि उसका एक पैर टूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इट जो होता है दैट इज योर पोजेसिव प्रोनाउन। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि मैं बता रही थी, अरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मैसेज गया क्या, नहीं डाला ना, यस, 1 मिनट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आपका होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो आपको सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही यूज करते हैं आप लोग, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका हो गया, ये सारे वर्ड्स आते हैं। लेट मी सेंड दिस। ये सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर प्लूरल है तो ये सारे वर्ड्स होते हैं। ये होते हैं, एक ये भी होता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे वर्ड्स आपके होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, यानी कि ये जो वर्ड्स यूज होंगे सेंटेंस में, बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वही आपका ऑब्जेक्ट भी रहेगा, ठीक है। आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट माई सेल्फ, यानी कि मैंने खुद से ही ये प्रोजेक्ट सॉल्व किया या खुद से ही कंप्लीट किया। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया यानी कि मैं काम कर रही हूँ, और कंप्लीट हो जाने का इफेक्ट जो है, यानी कि कंप्लीट, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, सबमिट कर सकती हूँ मैं, यानी कि इसका इफेक्ट जो है वो भी मुझ पे ही पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि whenever there is a reflexive pronoun in the sentence, 90% of the cases, 90 क्या, हमेशा ऐसा ही होता है कि आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी सेंटेंस में है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां पर वो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, वहां पर आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहेगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में अगर डिफरेंस आना है तो आई विल टेल यू वंस आई स्टार्टेड वर्ब। रिफ्लेक्ट, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर किसी और को कोई डाउट है तो दे कैन आस्क मी। And again I'm telling you, there are few students in this classroom जिनका डिस्प्ले नेम सही से नहीं लिखा हुआ है, बैच रोल नंबर, ठीक है। बहुत दिक्कत होती है। देयर आर एटलीस्ट 200 स्टूडेंट दैट आई हैव टू टेक अटेंडेंस ऑफ, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होती है अगर कुछ 2-4 बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जिनका नाम के आगे डिस्प्ले नाम में रोल नंबर बैच नहीं लिखा रहता। ओके, तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये सारे वर्ड्स जब आप यूज करते हैं, स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है कि जब भी ये सारे वर्ड्स यूज हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बताएं, और जरूरी नहीं है कि अगर ये सारे वर्ड्स यूज हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अलावा और कोई प्रोनाउन नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते। मतलब इनका मतलब ये होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम रहता है तब आप कह सकते हो कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 1:40 हो रहा है एंड स्टिल यू आर ज्वाइनिंग अगेन एंड अगेन। अगर नेटवर्क इश्यू है देन इट इज ऑल राइट, लेकिन इतना लेट से आप लोग क्लासेस ज्वाइन करोगे तो फिर कैसे पढ़ोगे? लेट से कोई ज्वाइन ना करे, ध्यान रखा। अगर नेटवर्क इशू हो रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग, यू हैव टू ज्वाइन अगेन अगेन, वो अलग बात होती है। लेकिन यहाँ इतना लेट से ज्वाइन मत करा करिए। क्या यहाँ पर फोर्थ नंबर जो है दैट इज योर एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन। एम्फेटिक या फिर इंटेंसिव का मतलब ही होता है, इस वर्ड का मतलब ही ये होता है जब आप बहुत ज्यादा किसी पे मतलब ध्यान दे रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज पे इम्पोर्टेंस दिखा रहे हैं, किसी इमोशन को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन इन सभी का एम्फेटिक और इंटेंसिव का यही मतलब होता है। तो एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस मतलब वो वर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड, स्पेसिफिकली ऐसे प्रोनाउन जो आप किसी सेंटेंस में किसी भी
चीज के ऊपर इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, जोर देने के लिए, उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है सब्जेक्ट सेंटेंस में, ये दिखाने के लिए जो वर्ड्स आप यूज करते हैं उन्हें हम एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यही वाला सब्जेक्ट, यही वाला सेंटेंस अगर मैं ले लूं, यहाँ पे नीचे जो सेंटेंसेस गिवन है, ठीक है, इफ आई टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस, यहाँ पर दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एम्प्लॉय देमसेल्फ, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने खुद ये रिक्वेस्ट भेजी है। यानी कि यहाँ पर जोर किस बात पे दिया जा रहा है कि ना तो सुपरवाइजर ने ये रिक्वेस्ट भेजी है, ना ही किसी मैनेजर ने, ना ही किसी सीनियर एसोसिएट ने भेजा है, जो नीचे वर्गीय सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये यस, एज आई वाज टेलिंग, ये सेंटेंस में यहाँ पर क्या जोर दिया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने खुद से अपने से ये रिक्वेस्ट भेजी है, ना ही किसी के दबाव में आकर भेजी है, ना ही किसी और ने ये रिक्वेस्ट उनके नाम से भेजी है। एम्प्लॉयज ने खुद ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है देमसेल्फ, ये खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारा हिंदी वाला सेंटेंस है, एम्प्लॉयज ने खुद ये रिक्वेस्ट भेजी है, ये खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है देमसेल्फ। तो यहाँ पर ये जोर दिया जा रहा है कि एम्प्लॉयज ने ही ये रिक्वेस्ट भेजी है। तो देमसेल्फ पे इम्पोर्टेंस ज्यादा आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन देमसेल्फ है। ऑल्सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, अगर देमसेल्फ है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, यानी कि रिक्वेस्ट करने वाले कौन है? एम्प्लॉयज। रिक्वेस्ट अगर अप्रूव हो गई तो उसका असर किस पे पड़ेगा? एम्प्लॉयज। So your subject and object in this sentence is also same, which means यहाँ पर ये sentence में themselves जो है वो reflexive pronoun भी है और emphatic या intensive pronoun भी है। ठीक है, अगर डाउट हो रहा है तो emphatic या फिर intensive का मैं और एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। और एक एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट इज एक्स इज द पर्सन, एक्स किसी भी पर्सन का नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहती इसलिए यहाँ पर एक्स यूज किया है मैंने। एम्फेटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, एक्स इज द पर्सन हु वाज सेंट टू जेल। ठीक है, एम्फेटिक यहाँ पर किस पे जोर दिया जा रहा है कि एक्स ही वही पर्सन है जिसको जेल भेजा गया था। तो वहां पर उस पर्सन को रेफर करने के लिए वहां पर वो वर्ड यूज हो रहा है, राइट? तो वहां पर वो भी आपका एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हो जाएगा। तो लेट मी गिव यू एग्जांपल्स। यस, एंड 90% ऑफ द केसेस में एम्फेटिक, इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स सेम रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सब्जेक्ट है वही आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो काम कर रहा है उसी के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है कि this is the man whom I saw yesterday. This is the man whom I saw yesterday. ये चीज किया जा सकता है अगर आप बहुत इम्पोर्टेंट देके बोल रहे हैं, हालांकि इस केस में ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आप डेमोन्स्ट्रेट करके, आप इंडिकेट करके बता रहे हैं कि वही पर्सन है जिसको मैंने कल देखा था। एम्फेटिक में तो मतलब इसी तरह सेम। एम्फेटिक का मतलब होता है कि आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और एम्फेटिक में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ पर यही वर्ड मैंने आपको रिफ्लेक्सिव में भेजे हैं, यही सारे वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मान लीजिए यस, कीप योरसेल्फ म्यूटेड बच्चे, कीप योरसेल्फ म्यूटेड। व्हाट इज दिस नॉनसेंस इन द क्लास? How many times do I have to tell you that do not unmute yourself unless and until you are asking some questions or answering some questions? यहाँ पर एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका होता है क्लास करने का? नहीं करना है क्लास, आप नहीं अटेंड करिए। ठीक है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, यूनिवर्सिटी पेपर नहीं है आपका, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है आपके साथ ये क्लास अटेंड करने के लिए। एड ऑन सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ में काम आएगा, डिग्री लेने के लिए काम नहीं आएगा ये सारी चीजें आपको।
यस, तो एज आई वाज टेलिंग बच्चे, यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, एम्फेटिक का मतलब होता है जहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जा रही है, जोर दिया जा रहा है किसी बात पे, बहुत ज्यादा ही जोर दिया जा रहा है किसी बात पे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस से बताई जाती है, तब आप बेसिकली जो वर्ड यूज करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक वर्ड होता है, क्योंकि दिस दैट दीज दोज जो वर्ड होते हैं, ये वर्ड होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए, स्पेसिफिकली सिर्फ इन्हीं चीज के लिए यूज मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं। ठीक है, यस इनका मैम। अलग अलग टाइप का यूज होता है। तो जो वर्ड्स हैं दिस दैट दीज दोस, ये स्पेसिफिकली आपका डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए यूज होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिलेटिवली शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ सेट ऑफ वर्ड हैं जो दो टाइप के प्रोनाउन शेयर करते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले जो वर्ड्स हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन वाले वर्ड्स भी वही सेम पैलेट शेयर कर रहे हैं। जो कुछ आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेट हो बन गया है एक तरह से। इस सेट के जो चीजें हैं वो यही दोनों या फिर यही तीनों जो भी आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, वो यही वर्ड शेयर करेंगे आपस में। तो एम्फेटिक का मतलब होता है कि जहाँ पर जोर दिया जा रहा है बहुत सारी चीजों पर। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एग्जाम्पल में कि दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एम्प्लॉयज देमसेल्फ, तो यहाँ पर एक चीज बताई जा रही है कि खुद ही एम्प्लॉयज ने यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भेजी है, और यहाँ पर इसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, कि उनके ही यस तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पर यही चीज पे इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। ठीक है, और कोई चीज नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है, प्लस यहाँ पर रिफ्लेक्शन दे रहा है। इसीलिए इन सारे वर्ड्स को ही हम एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में यूज करते हैं। ठीक है, मैम, उसके बाद वाला भी सेंटेंस इम्फेटिक ही है। हाँ, इसके बाद वाला भी एम्फेटिक ही है। दे themselves knew that the prank was in bad taste, इसका मतलब ये होता है कि उन्हें खुद ही पता था। ठीक है, उन जिन लोगों ने किया उन्हें खुद ही पता था कि जो प्रैंक है वो बहुत बुरा है। बैड इन टेस्ट मतलब बहुत बुरा है, किसी को भी हंसी नहीं आएगी, किसी को अच्छा नहीं लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। तो इस केस में यहाँ पर इस तरह का आपका जो सेंटेंस है, यहाँ पर उन्हें खुद पता था। तो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि जो लोग प्रैंक किए थे उन्हें भी पता था कि ये प्रैंक अच्छा नहीं है। अंडरस्टूड? न्यू होगा वहाँ पे, नहीं मैम, मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गई? दे देमसेल्फ न्यू होगा वहाँ पे। नहीं, दे देमसेल्फ नो, उन्हें पता है। अच्छा। न्यू आपका पास्ट टेंस में होता है ना, तो दे देमसेल्फ न्यू इज डिफरेंट। दे देमसेल्फ नो मतलब उन्हें पता है कि जो प्रैंक है वो अच्छा नहीं है। Yes. ओके, तो इफ यू आर डन विद दिस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस भी जो है उसको भी आप यहाँ पर एम्फेटिक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अवॉइड रिपोर्टिंग थिंग्स दैट यू योरसेल्फ हैवंट विटनेस, मतलब जो चीज आपने खुद नहीं देखी है, खुद अपनी आंखों से नहीं देखी है या खुद नहीं देखी है, तो उसे आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, उसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड? यहाँ Yes. अगेन आपका योरसेल्फ, हाँ योरसेल्फ जो वर्ड है यहाँ पर अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है और एम्फेटिक भी हो रहा है। ऑलराइट, Yes मैम। so हाँ, so if you are done clearing up this, let's move on to the next part, that is your demonstrative pronoun। demonstration का मतलब बताया था, demonstration मतलब कुछ करके दिखाना। ठीक है, जैसे अगर आप कल को कोई ऐप प्रोड्यूस करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आप निकालते हैं, आपकी कंपनी निकालती है, तो उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, उस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, ये आप करके बताएंगे पब्लिक को। राइट, आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर्स चाहिए आपको, उनके सामने आप डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, तो उसे आप डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसके लिए यूज होता है जहां पर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यानी कि इंडिकेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट दैट कार इज रेड इन कलर एंड इट लुक्स ग्लॉसी। तो यहाँ पर दैट कार यानी कि उस कार के बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी कि आप इंडिकेट कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये जो कार है या फिर वो जो कार है वो रेड कलर की है और वो
ग्लॉसी जैसा, ग्लॉसी मतलब शाइनी टाइप का, तो वो ग्लॉसी लग रही है, ठीक है। इफ यू वांट टू गिव वन मोर एग्जांपल, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक एग्जांपल इसमें भी है। यहाँ पे देखिए दिस रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि यही पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है कि ये रिक्वेस्ट जो है ये एम्प्लॉयज की तरफ से खुद आई है। यहाँ पे दिस रिक्वेस्ट, दैट कार, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, दैट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव। इफ आई गिव यू द वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव में स्पेसिफिकली ये वर्ड्स जो हैं ज्यादा यूज होते हैं, या फिर यही वर्ड्स आप समझ लीजिए कि यूज होते हैं, दैट, दिस एंड दीज, दोस। ओके, ये सारे वर्ड्स आपके जो होते हैं दैट आर मोस्टली यूज्ड इन डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। दोज मोमोज दैट वी हैव लास्ट नाइट वर वेरी टेस्टी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आप उसी मोमोज के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने रात में खाए थे। तो इस टाइप का जो भी सेंटेंस रहता है जहाँ पर आप इंडिकेट कर रहे हैं किसी चीज को, तो वहां पर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। नाउ नोट द डिफरेंस, यहाँ पर दिस रिक्वेस्ट जो पहला स्टेटमेंट है, इसमें दिस रिक्वेस्ट जो है, यहाँ पर दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है। दिस जो है यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन ये जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ सेंटेंस ज्वाइन कर रहा है, या फिर सेंटेंस का आधा पार्ट जो है वो एक तरह से रिलेशन बता रहा है, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है, ये सेंटेंस जोड़ रहा है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है, ये दोनों, 1 मिनट, ये दोनों जो है ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। दैट वर्ड यूज जरूर किया गया है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो इस सेंटेंस में, यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में यूज, एग्जांपल मैंने दिया है Do you want me to unmute you all from my side? आप चाहते हैं कि मैं अपने तरफ से सबको म्यूट करके रख दूं? अगर ऐसा आपका है प्रॉब्लम कि नहीं चुप रह पा रहे हो, तो दैट इज ऑल राइट, आई विल म्यूट योरसेल्फ। उससे कोई नहीं, कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन दैट इज नॉट अ कंजंक्शन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो नीचे 9 नंबर में आपको दिख रहा है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेशन बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव क्लियर हो गया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव अगर और एग्जांपल चाहिए तो लेट मी राइट सम क्लियर एग्जांपल्स हियर, जो मैंने कहा कि दैट कार इज रेड इन कलर, या फिर these people are waiting for their turn. Yes. Those students were not listening will not understand. ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए, और भी जो आपका एग्जाम्पल हो गया दिस से, दैट से, दीज से, दोस से, तो यू हैव मोर एग्जाम्पल। एंड डोंट वरी, व्हेन आई प्रोवाइड यू विद दिस पीडीएफ, जब ये मैं पीडीएफ दूंगी तो जैसे मैंने नाउन में बहुत सारे एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, तो मैं ट्राई करूंगी कि इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं इंक्लूड करूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हो सकता है कि अभी इमीडिएटली आप इसमें कोई आपको इशू ना लगे, या इमीडिएटली आपको इसका कोई यूज ना हो, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप जब रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। कोई डाउट है बच्चे?
तो उसमें ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो वहां पर एग्जाम्पल रहने से क्या होता है कि जल्दी जल्दी आप पढ़ के इसको खत्म कर सकते हो। वहां पे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, एम्फेटिक मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल रहेगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। नाउ इफ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब होता है कि कुछ भी डेफिनेट नहीं है, यानी कि एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि कितने लोग हैं, कितनी चीजें हैं, ठीक है। तो इनडेफिनिट मतलब श्योरिटी नहीं रहना, ठीक है। तो यहाँ Yes. पर इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है, लेट मी शेयर वन मोर इमेज। यहाँ पर और एक इमेज है, तो मैं एग्जैक्टली आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे कौन से वर्ड स्पेसिफिकली यूज होते हैं सिर्फ इनडेफिनिट के लिए, ठीक है। यहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो वर्ड है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन रे के लिए छोड़ा ही रे यूज। की कते जाची रे। बच्चे प्लीज आप लोग म्यूट रहिए। व्हाट इज द इशू यार, तुम लोग को एक बार में क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अनम्यूट नहीं करना है क्लास में? कोई डाउट है तो अनम्यूट करो। तुम लोग को अपने से तो अनम्यूट कैसे हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। व्हेन यू आर टेकिंग द क्लासेस बी सीरियस हियर। नहीं करना है तो प्लीज छोड़ के चले जाओ, मेरे लिए भी आसान पड़ेगा कम बच्चे रहेंगे तो। डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास इफ यू डोंट वांट टू लर्न। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू दिस? नहीं रह पा रहे हो म्यूट तो मुझे बता दो, मैं फिर म्यूट करके ही रखूंगी तुम लोग को, शुरू में जैसे मैं कर रही थी। चुपचाप बैठे रहना, फिर सुनते रहना। प्रवचन नहीं चल रहा है यहाँ पर, इसीलिए इंटरैक्टिव क्लास रहे, इसीलिए मैं अनम्यूट नहीं करने देती हूँ तुम्हें। इसका मतलब ये नहीं कि क्लास आप डिस्टर्ब करें। बिना कुछ किए आप लोग अनम्यूट क्यों हो जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। इफ यू हैव अ डाउट जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। चैट बॉक्स में लिख के दे दो कौन सा डाउट है आपको, क्या डाउट है। बिना वजह यहाँ क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना बंद करिए। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम इफ आई फाउंड समवन एनीवन मेकिंग दिस टाइप ऑफ नॉइजेस, जहाँ पर बैकग्राउंड नॉइजेस आ रहा है, तो मैं क्लास से निकाल दूंगी आपको। फिर कोई फायदा नहीं है आपका इस टाइप का क्लास करके। आधी बात इधर सुन रहे हो, आधी बात उधर सुन रहे हो, ना उधर सुन पाओगे ना इधर सुन पाओगे। यस, तो एज आई वाज टेलिंग, यहाँ पर आपका डेमो, ये आपका इनडेफिनिट प्रोनाउंस में ये सारे वर्ड स्पेसिफिकली यूज होते हैं, ठीक है। ऑल दीज वर्ड आर स्पेसिफिकली यूज इन इनडेफिनिट प्रोनाउन। और यहाँ पर बडी या फिर वन जिसके भी लास्ट में लगा है, दैट मीन्स यू आर रेफरिंग टू पीपल, जो कि यहाँ लास्ट में आपको इंडिकेट किया गया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर थिंग लगा रखे हैं, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं एवरीबडी या फिर एवरीवन लिख रही हूँ, यानी कि मैं पर्सन या फिर पीपल को रेफर कर रही हूँ। वैसे आई कैन डू, आई हैव टोल्ड यू वंस ना, अगर मैं अनम्यूट यहाँ पर सबको अनम्यूट होने का ऑप्शन यहाँ पर हटा देती हूँ ना, तो इन लोग को फिर ये प्रॉब्लम होने लगती है कि मैम हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि हम अनम्यूट नहीं हो पा रहे। इन लोग के अलग अलग टेंशन है, यहाँ पर अलग अलग झंझट है इन लोग को। म्यूट रहो चाहे नहीं म्यूट रहो, इन लोग को प्रॉब्लम हर जगह हर तरह से क्रिएट करनी होती है। वन ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो सेड मी दिस, इनका इनका इतना है कि इन्होंने मुझे ये तक बोला कि बाकी किसी क्लास में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है जिनको हमको अनम्यूट नहीं होने देती हैं आप। दिस वाज द लाइन दैट द स्टूडेंट सेड। आप लोग को इतना ही इशू है अगर कि अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो, तो देन जस्ट टेल मी दैट, आई विल अनम्यूट यू अगेन। एम्फेटिक एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, एम्फेटिक एक्सप्लेन कर देंगे। लेट मी जस्ट फिनिश दिस वन। हर जगह प्रॉब्लम ना, आपको 10 जगह 10 तरह की प्रॉब्लम होगी, तो आपको डिसाइड करना कौन सी प्रॉब्लम। यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू गो आउटसाइड? कोई और ऐसा जो क्लास के बाहर जाना चाहता है? मैम आप अपने तरफ से म्यूट कर दीजिए ना। मैम ये म्यूट कर जानबूझ के दीजिए कर रहे हैं। मैम, म्यूट ना। One minute. आप अपने तरफ से म्यूट म्यूट कर वाला दो पर सबको। मैम सबको म्यूट कीजिए।
इन लोगों को ये भी नहीं समझ में आता इन लोगों को क्लास किस तरह करनी है। नहीं करना है, 1000 बार बोला है मत करो। ये दिस इज नॉट एन यूनिवर्सिटी पेपर दैट यू हैव टू वरी अबाउट योर डिग्री। सिर्फ डिग्री लेने के लिए जो बैठे हैं ना, उन्हीं को ये प्रॉब्लम होती है हमेशा। यस, तो एज आई वाज टेलिंग, यहाँ पर स्पेसिफिकली देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप बडी या फिर वन लगाते हैं एवरी के आगे, नो के आगे, एनी के आगे, सम के आगे, वहां पर आप पीपल को रेफर कर रहे होते हैं, पर्सन को रेफर करते हैं, ठीक है। और थिंग लगाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो एवरीबडी प्लीज सिट डाउन, टेक योर सीट एंड वी कैन स्टार्ट द क्लास। तो यहाँ पर एवरीबडी को मैं बोल रही हूँ, तो स्पेसिफिकली किसी एक ग्रुप को नहीं बोल रही हूँ, स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन को नहीं बोल रही हूँ, जो भी वहाँ प्रेजेंट है वहाँ सबको बोल रही हूँ। एनीबडी हु इज हैविंग एनी इशू दे कैन कम अप टू मी। तो यहाँ पर एनीबडी का मतलब ये होगा कि आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बोल सकते हैं। नोबडी वाज प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ पर नोबडी मतलब कोई भी नहीं था। नो क्योंकि रिप्रेजेंट करता है नेगेटिविटी को या नेगेटिव स्टेटमेंट को, तो नो वन या नो बडी या नथिंग अगर आप लगा रहे हो तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जब आप नेगेटिव स्टेटमेंट लगा रहे हैं किसी के लिए, किसी ने कोई काम नहीं किया, nobody did that work या no one was present there, nothing can stop me class, ये सारे जो नेगेटिव इश्यूज रहते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप nobody, no one या फिर nothing यूज करते हैं। somebody हो गया, someone हो गया, something हो गया, इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, these all specific words are used in indefinite pronoun. Understood? If you want, you can take the screenshot of the screen. Otherwise, मैं तो ये टेबल इंक्लूड करूंगी ही आपके वहां पर, जो प्रोफाइल है उसमें, जो फाइल है ऑलरेडी उसमें इंक्लूड मैं करूंगी। बट स्टिल व्हाट यू वांट, इफ यू वुड लाइक टू कीप इट इन द मीन टाइम, जब तक मैं वो फाइल नहीं भेजूँ उतने टाइम के लिए अगर आप रखना चाहो तो इसको आप रख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वुड बी, लेट मी जस्ट शेयर इट अगेन। जो हम लोग पढ़ रहे थे वो वाला दोबारा इमेज में शेयर कर देती हूँ। यस, बच्चे दीज आर नॉट स्पेसिफिक ड्यूरेशन। यहाँ पर डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों नहीं होगा। इनडेफिनेट मतलब कोई भी नहीं, डेफिनेट आपका सारे पर्सनल प्रोनाउन डेफिनेट ही है, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस लेना है इनडेफिनेट डेफिनेट का, तो इनडेफिनेट मतलब कोई भी नहीं, किसी को स्पेसिफिक नहीं बोल रहे, तो किसी को स्पेसिफिक बोलोगे तब वो आपका वो डेफिनेट हो जाएगा। यानी कि आपके जितने पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, जितने भी रिफ्लेक्सिव है, पोजेसिव है, ये सारी चीजें आपके डेफिनेट प्रोनाउन ही हैं। जब आप स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो वो सारे आपके डेफिनेट प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। यस, इम्पैटिक किसी ने पूछा था, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। इम्पैटिक का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं उसके बारे में, उससे बढ़ चढ़ के उसी के ऊपर, मतलब पूरा सेंटेंस जो है उसका कंसंट्रेशन, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वहीं पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उस प्रोनाउन को हम इम्पेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन बोलेंगे। इंटेंसिव होता है जो बहुत ही आप कॉन्सेंट्रेट करके अगर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंटेंस है आप किसी चीज को लेकर। एम्फेटिक मतलब होता है कि जब आप हाइपर होते हैं, किसी भी इमोशन को हाइपरली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर आप खुश हैं तो बहुत ज्यादा खुशी दिखा रहे हैं, अगर आप सैड हैं तो आप बहुत ज्यादा सैडनेस दिखा रहे हैं, बुरा डिप्रेस्ड वाला इमेज आपका क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह आप कोई भी इमोशंस आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, दैट मीन्स यू आर एम्फसाइजिंग योर इमोशन। और इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत गहराई में कोई चीज देखना या कोई बहुत गहराई में किसी चीज के बारे में पढ़ना, जानना। तो यहाँ पर इंटेंसिव और इम्पेटिक प्रोनाउन का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सेंटेंस का वो किसी एक प्रोनाउन पे आके अटक जाए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे, वो सबसे ज्यादा इम्फसाइज कर रहा है मैसेज को, ठीक है। आपका जो सेंटेंस का मैसेज है, सेंटेंस का मतलब है, उसको वो बहुत ज्यादा इम्फसाइज कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड इम्पेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो भी आपका इम्पेटिक और इंटेंसिव है या फिर रिफ्लेक्सिव है, इन दोनों ही प्रोनाउन के लिए सेम वर्ड यूज होते हैं, ठीक है।
तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ चैट बॉक्स में आपको दे दिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, अच्छा यहाँ पर एक छूट गया, इट सेल्फ भी होगा, ठीक है, इट सेल्फ भी होगा, इट सेल्फ होगा, माई सेल्फ होगा, योर सेल्फ होगा। ये सारे वर्ड जो हैं ये दोनों ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी रिप्रेजेंट करते हैं और एम्फेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये वर्ड्स अगर यूज हो गया, दैट मीन्स आपका कॉन्सेंट्रेशन इसी बात से हो रहा है कि दैट आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट माई सेल्फ, तो मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ये आपका नॉर्मल सेंटेंस है। माई सेल्फ इंक्लूड करने का मतलब ये हो रहा है कि मैं यहाँ पर अपने आप के ऊपर यानी माई के ऊपर रिफ्लेक्शन दे रही हूँ, प्लस मैं यहाँ जोर डाल रही हूँ कि मैंने खुद से कंप्लीट किया है, मैंने किसी की हेल्प नहीं ली, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहेंगे और एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहेंगे, ठीक है। ओके, next one would be if you are not able to understand still, you can write it down in the chat box itself. आप एक बार फिर से चैट बॉक्स में लिख दो कि मैम फिर से समझा दीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, और इफ यू वांट मोर एग्जांपल्स ऑन एनी ऑफ दिस। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन सबको क्लियर हो गया। इनडेफिनेट प्रोनाउन का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, और भी एग्जांपल अगर भूल गए तो दे सकती हूँ कि समवन वाज देयर इन द रूम, कोई वहाँ रूम में था। समथिंग वाज इन माय बैग दैट मेड इट हैवी, मेरे बैग में कुछ था जिसकी वजह से वो भारी हो गया, हैवी हो गया। तो यहाँ पर समथिंग किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, समवन एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज योर एवरीवन, एनीवन, इसी टाइप के सारे होते हैं। एनीवन का मतलब कि जो भी है उनमें से कोई एक या कोई दो, जो भी है चूज करना एक तरह से हो गया। एवरीवन मतलब जो भी है सबको बोला। समवन मतलब कोई तो था जिसके बारे में आपको नहीं पता, एक पर्सन था, दो पर्सन था, जो पर्सन था उसको आप नहीं जानते हो, तब आप समवन यूज करते हो, ठीक है, या समबडी यूज करते हो। समथिंग अगेन जो ऑब्जेक्ट के बारे में आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो। एवरीथिंग मतलब हर कुछ, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट करना का क्या मतलब हुआ? डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब हुआ कि आपने उसे बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? बांट देना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि आपने उसे बांट दिया, इसके बीच में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबके बीच में। ईच का मतलब होता है व्हेन यू आर यूजिंग ईच इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर आप ईच यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 5 पर्सन है, ठीक है, ABCDE 5 पर्सन है, और 5 पर्सन को मुझे ये बोलना है कि मैंने उनको एक एप्पल दिया है, सबको 5 पर्सन को मैंने एक एप्पल दिया है, और मुझे ये जानना है कि सबको क्या लगता है उस एप्पल के बारे में। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं हर एक को पूछने की जगह मैं या तो कह सकती हूँ कि आप लोग, जैसे मैं सेंटेंस में अगर हिंदी में बोलूँ तो क्या बोलूंगी कि आप लोग सबको ये खाकर एक बार बताओ मुझे कि इसका टेस्ट कैसा है। और इंग्लिश में जब इसको बोलेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो मैं एक ही सेंटेंस बोलूं लेकिन उन 5 के लिए बोलूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ईच वन ऑफ यू टेस्ट द एप्पल एंड टेल मी अबाउट द टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ईच का मतलब हो गया कि वो 5 जो है, मैं उन 5 को ये कह रही हूँ कि तुम 5 जो है उस एप्पल को टेस्ट करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है उस टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो ईच का मतलब समझ गए कि जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनमें आपस में आपने सेंटेंस जो है, एक ही सेंटेंस को आपस में बांट दिया उसमें, ठीक है। वही सेंटेंस जब आपको सबको बोलना है उससे अच्छा आपने ईच लगा दिया, इसका मतलब कि वो सेंटेंस आपस में बट गया आपका। आइदर और जो होता है, आइदर और का मतलब ये होता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है और 2 में से कोई एक आपको चूज करना है, ठीक है। आइदर और का मतलब अगर मैं सेंटेंस में यूज करूं कि आइदर यू कैन गो टू द जू और वी कैन गो टू मूवी, ठीक है। या तो आप जू जा सकते हैं या फिर आप मूवी देखने जा सकते हैं। मूवीज मतलब मूवी देखने जाना। तो यहाँ पर आइदर और मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, या तो आप जू जा सकते हैं या फिर आप मूवी जा सकते हैं। 2 ऑप्शन है और दोनों में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं।
दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक चूज करना, तब आप आइदर और यूज करते हैं। अंडरस्टूड? एनी आप तब यूज करते हैं जब आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि एनी वन हु इज हैविंग डाउट, इसका मतलब कि मेरे पास यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक तरह से ऑप्शन है, और उनमें से मुझे चूज करना है, या आपको खुद से चूज करना है कि जिसको भी डाउट है वो हैंड रेस कर ले, या जिसको भी डाउट है पूछ लो। ठीक है, नाउ इफ आई गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ एनी का और एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये हो जाएगा, any person or any one who is having a bad day will never be happy or will never be smiling। ठीक है, मतलब कोई भी अगर किसी का भी दिन जो है वो खराब जा रहा है तो वो कभी भी स्माइल नहीं करेगा। यहाँ पर एनी पर्सन कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिकली कोई एक पर्सन नहीं हो सकता है, स्पेसिफिकली 10 पर्सन नहीं हो सकते, लेकिन कोई भी हो सकता है जिसका भी दिन खराब जा रहा है। तो एनी का मतलब व्हेन यू आर स्पेसिफिकली, आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड यू हैव अ पर्टिकुलर पैलेट टू चूज अबाउट। ठीक है, उसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, नाइदर नॉर का यूज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ आइदर और, जब आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों में से कोई भी चूज नहीं करना है। नाइदर आई वुड लाइक टू गो टू जू नॉट टू द मूवी, मतलब ना तो मैं जू जाना चाहती हूँ ना ही मूवी। अंडरस्टूड? यानी कि नाइदर नॉट यूज करने का मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको चूज नहीं करना है, या दोनों में से कोई भी चीज जो है वो आपको पसंद नहीं है। अंडरस्टूड? अगेन यहाँ पर नन का मतलब हो गया कि आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शन है और उनमें से कोई भी चूज नहीं हो रहा। नन ऑफ द स्टूडेंट could perform good in presentation, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने प्रेजेंटेशन अच्छे से परफॉर्म की या प्रेजेंटेशन अच्छे से प्रेजेंट की। ठीक है, नन मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो नन ऑफ द ऑप्शन मतलब जितने भी ऑप्शन ऊपर गिवन है, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने भी ऑप्शन होंगे उनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। अंडरस्टूड? बोथ का मतलब होता है जब दो कोई भी चीज आप साथ में कर। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, सॉरी, बोथ का एग्जांपल अगर मैं दूं तो बोथ का एग्जांपल हो जाएगा, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब दोनों ही स्टूडेंट जो थे वो क्लास में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ ऑफ द स्टूडेंट जो आ जाएगा आपका, बोथ ऑफ द स्टूडेंट जो आ जाएगा, दैट मीन्स आपके पास दो स्टूडेंट हैं और दोनों ही वही काम कर रहे हैं। बोथ ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से हैं, यानी कि दो चीजें हैं और दोनों ही सेम चीज इंडिकेट कर रहा है या सेम इवेंट इंडिकेट कर रहा है या सेम थिंग्स हो रहे हैं उस टाइम में, तब आप वहां पर कहेंगे बोथ। ठीक है, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बोथ द ऑप्शंस का मतलब ए और बी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है, या सी और डी दोनों सही है, कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टूड? नाउ if you are having any doubt in demonstrative pronouns, let me know by raising your hand or by sending a chat message in the chat box. कोई भी, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम? चलिए, सब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबको मैं समझ रही हूँ कि सब चुपचाप बैठे हैं, तो इसका मतलब सब समझ रहे हैं। अब आप बोलोगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है तो मैं नहीं बता सकती। एग्जाम्पल किस चीज का, स्पेसिफिक या फिर सबका? हर एक का मतलब ईच, आइदर और, एनी, नाइदर नॉट, नन, बोथ, सबका एग्जाम्पल एक चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर का चाहिए एग्जाम्पल आपको?
किसी भी एक का, ठीक है, किसी भी एक का एक अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ, ताकि आपको लिख के यहाँ पर देख के समझ में आ जाए। I'm just writing down in the chat box. Everyone, if you can just look in the chat box. आपको जो मैसेज आएगा वो सेंटेंस का, उस पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क मी। Demonstrative pronoun में let me give you an example. और भी अगर किसी को कोई इशू है तो दे कैन आस्क मी, क्योंकि हर एक यहाँ पर जो वर्ड यूज हुए हैं मैंने उनका एग्जाम्पल आपको बता दिया, समझा दिया गया। If you don't want to, if you are not able to understand any of this, then you can ask me. Yes, distributive pronoun में हम each का एग्जाम्पल दे दें, none का एग्जाम्पल दे दें, either or, it's none. Let me give you an example of either, without, or. either का neither का एग्जाम्पल एक दे रही हूँ जिसमें और या फिर नॉर यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि either और या neither nor वाला एग्जाम्पल आप देख लिए, वो भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। either you can run it, either we can go to the zoo or to the movie, ठीक है, ये either और वाला एग्जाम्पल है। ये either और वाला एग्जाम्पल है, सिर्फ either वाला एक एग्जाम्पल सिर्फ either वाला एक एग्जाम्पल है। यू कैन सिट either साइड ऑफ मी, मतलब मेरे दोनों ही साइड में से किसी भी साइड पर आप बैठ सकते हैं, ठीक है। neither वाला एग्जाम्पल, neither nor वाला, neither ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल neither nor का हो गया। neither I like coffee nor tea, ठीक है, सिर्फ neither वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। और neither of you is selected for the final, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ फाइनल्स के लिए, ठीक है। और एग्जाम्पल I can give you more examples. ईच का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। ईच का एग्जाम्पल देते हैं। ईच का एग्जाम्पल आपको चाहिए, ईच ऑफ यू हैव टू सी प्राइज, ईच ऑफ यू हैव रिसीव्ड द प्राइज, ये आपका स्टेटमेंट हो गया ईच का, ठीक है। अभी भी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी, और इवन इफ यू वांट ना, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, एंड यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग्स और द सेंटेंसेस और द एग्जांपल्स इन ऑन योरसेल्फ। आप खुद भी ये सारे जो एग्जांपल हैं ये सर्च कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से एग्जांपल्स होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में बन सकते हैं, या फिर
किस तरह के सेंटेंसेस एक्सेप्शनल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा रूल है, स्पेसिफिक रूल है जहाँ पर ईच का कोई एक्सेप्शन है, आइदर और का एक्सेप्शन है, एनी का एक्सेप्शन है, यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट दैट दोज रूल्स ऑल्सो। ठीक है, तो खुद से अगर सर्च करोगे किसी तो आपको ज्यादा याद रहेगा, आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग पढ़ते हो नहीं यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आलतू फालतू चीजों में ध्यान देते हो, तो इसीलिए आपका यहाँ पर पढ़ नहीं पाते। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल, ओके, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, मैथ्स में हमने पढ़ा था, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, इनवर्स। ठीक है, तो 1/x का रेसिप्रोकल x/1 हो गया। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज दोनों तरफ से हो रही है। ठीक है, जब आपको यहाँ पर रेसिप्रोसिटी, जो आप वर्ब दिखाना चाह रहे हो, जो आप सेंटेंस बनाना चाह रहे हो, उसमें दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं ये आप बताना चाहते हैं। तो इस केस में आपका ईच अदर और वन अनदर यूज होता है। ठीक है, लाइक अगर मैं स्पेसिफिकली टू पर्सन को यूज कर रही हूँ, टू पर्सन के यूज करके सेंटेंस बना रही हूँ, तो एक्स एंड वाई आर ऑपोजिट टू, सॉरी ऑपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर ऑपोजिट टू ईच अदर मतलब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका ईच अदर यूज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपका जो सब्जेक्ट रहता है वो दो से ज्यादा हो जाता है, तब हम वन अनदर यूज करते हैं। जैसे ऑल दी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास आर सपोर्टिव ऑफ वन अनदर, यानी कि आप लोग आपस में एक दूसरे का सपोर्ट करते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो मेरे दो से ज्यादा हो गए, तो उस केस में हम वन अनदर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो लेट मी राइट डाउन द स्टेटमेंट फॉर दिस। ये शायद हमने ये स्टेटमेंट जो है, इस तरह के स्टेटमेंट मैंने शायद नाउन वाले रूल्स में भी भेजे हैं। ठीक है, यस, दिस इज अ स्टेटमेंट फॉर ईच अदर। ये एक एग्जांपल है ईच अदर का। सीता एंड गीता आर ट्विंस बट कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब ट्विंस हैं फिर भी उसके बाद वो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट है नेचर वाइज। ठीक है, नेचर में वो एक दूसरे के बिल्कुल भी ऑपोजिट है। एंड इफ आई यूज अनदर सेंटेंस फॉर वन अनदर, this is another example of one another. The team members were all tired, so they helped one another. ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आपका हो गया ईच अदर का और एक वन अनदर का। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के प्रति जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, या फिर दो सब्जेक्ट हैं या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनका आपस में क्या यहाँ पर वर्क हो रहा है, ये बताने के लिए आपका ईच अदर या वन अनदर यूज होता है। ऑलराइट, next is your relative pronoun and interrogative pronoun. Relative और interrogative pronoun में वर्ड मोस्टली सेम होते हैं। दैट जो होता है वो इंटेरोगेटिव में यूज नहीं होता है, बिकॉज दैट से आपका कोई क्वेश्चन शुरू नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं वो आपका इंटेरोगेटिव में आता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दैट। जहाँ पर रिलेटिव होता है, रिलेटिव यानी कि रिलेशन बताना। ठीक है, जैसे यहाँ इस स्टेटमेंट में दे देमसेल्फ नो दैट द प्रैंक वाज इन बैड टेस्ट। ठीक है, उन्हें खुद ही पता था, क्या पता था कि प्रैंक जो है वो बहुत बुरा है। तो ये क्या पता था उसका जो आंसर बता रहा है, तो वो इंडिकेट किससे कर रहा है, दैट से कर रहा है। ठीक है, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे कोई टेबल कहीं पर बना के रखा था, वो मिल नहीं रहा मुझे।
जो वर्ड्स आपका स्पेसिफिकली यूज होता है इंटेरोगेशन के लिए, इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन के लिए, सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए अगर यूज हो रहा है तो वो आपका इंटेरोगेटिव है, ठीक है। लाइक हु, व्हेन, व्हाट, हुज, व्हिच, ये सारे वर्ड्स आपके क्वेश्चन जब पूछ रहे हो तब आपका इंटेरोगेटिव है ये, ठीक है। स्क्रीन इज विजिबल बच्चे, स्क्रीन पे ही तो विजिबल है। स्क्रीन पे ही तो आपका ये क्वेश्चन जो विजिबल है। आर यू नॉट एबल? यस, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि विजिबल नहीं है स्क्रीन अभी भी? यस, इफ यू आर विजिबल देन लेट मी शो यू अनदर इमेज। इसमें आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का मैं बता रही हूँ, फिर रिलेटिव में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं रिलेटिव अभी स्टार्ट नहीं कर रही, रिलेटिव नेक्स्ट क्लास हम लोग कर लेंगे। यस, ये जो इमेज है ये आपको बता रही है सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कौन से वर्ड यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं, हु यूज होता है किसके लिए, व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट पीपल, जो सब्जेक्ट है उसके लिए यूज होता है, हुम यूज होता है व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट ऑब्जेक्ट, विच यूज होता है व्हेन यू आर आस्किंग अबाउट एनिमल्स और ऑब्जेक्ट, हुज यूज होता है जब आप पोजेशन के बारे में, यानी कि अच्छा नेटवर्क की वजह से विजिबल नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा ये लास्ट क्यों नहीं हो रहा है? ओके, नेक्स्ट इज योर वेयर, किस लिए यूज होता है, प्लेसेस का नाम पूछने के लिए या प्लेसेस के बारे में पूछने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हेन, यानी कि टाइम को पूछने के लिए, व्हाई आपका रीजन पूछने के लिए, व्हाट आपका थिंग्स के बारे में पूछने के लिए, और हाउ आपका मैनर के बारे में पूछने के लिए। तो इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, या फिर मैं ही भेज दूंगी क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपका बहुत ही ज्यादा ब्लर आएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आई विल सेंड दिस इन योर एग्जाम, लाइक आपके ग्रुप में मैं खुद ही सेंड कर दूंगी। तो यहाँ तक हमने पढ़े रिलेटिव प्रोनाउन को, थोड़ा सा ज्यादा समझाने की जरूरत है, इसीलिए आज नहीं स्टार्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास समझा दूंगी। ये हमारा टाइप ऑफ प्रोनाउन यहाँ पर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में रिलेटिव खत्म करके फिर मैं रूल्स पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। और अगर इसी तरह आप लोग बदतमीजी करते रहेंगे क्लास में तो मैं हमेशा ही इसी तरह क्लास लूंगी म्यूट करके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको सही से क्लास करना है तो ये सब हरकतें जो हैं अपने आप आपका जो अनम्यूट हो जाता है भगवान जाने कैसे, ठीक है, ये पता लगाइए कि कैसे हो रहा है और उसको करना बंद करिए। अदरवाइज फिर इसी तरह एकदम शांति में, एकदम जैसे टेबल बेंच को पढ़ा रही हूँ इस टाइप का क्लास होते रहेगा आप लोग का। ओके, आई हैव टेकन द अटेंडेंस, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, so let's meet it in the next class.